कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना है, रंग तो हमें ही भरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर को पढ़ना शुरू करेंगे। ग्रामर का हमारा पहला टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलचाल में सिंटेक्स भी कहते हैं, ठीक है, या सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड भी कहते हैं। तो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का दूसरा सिनोनिम्स होता है अकॉर्ड, ठीक है। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने नाउन को पहचानना सीखा, एडजेक्टिव को पहचानना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने वोकेबलरी के सेक्शन में एसएससी CHSL 2021 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 24 मई से लेकर 10 जून 2022 तक, ठीक है। 2022 में ये पेपर हुआ था 24 मई से 10 जून तक, ठीक है। उसका हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किया, ठीक है। तो अब इनके बाद बारी है ग्रामर की। ग्रामर की हम लोग शुरुआत करेंगे आज के अपने इस क्लास में। लेकिन ग्रामर को हम लोग सबसे पहले सीखे ग्रामर होता क्या है। देखिए, किसी भी भाषा में ग्रामर होता है। क्यों होता है ग्रामर? क्यों ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़े? ग्रामर कहते किसको हैं? देखिए, रिटन फॉर्मेट में जो कुछ भी हम सब लोग लिखते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें नियम और कानून का पालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, कहाँ पे कौन सा रूल लगना चाहिए, कहाँ पे कौन सा रूल नहीं लगना चाहिए, ये वही बातें हैं। जैसे हम लोग सड़कों पे चलते हैं, ठीक है, सिग्नल लाइट्स आपको मिलते हैं, बीच बीच में ट्रैफिक पुलिस आपको मिलते हैं, कई बार चेकिंग पोस्ट भी आपको मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग अपराध के लिए हम सबों के ऊपर अलग अलग फ़ाइन बना हुआ है। जैसे हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसका अलग है, पोल्यूशन टेस्ट आपका नहीं किया हुआ है तो उसका अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसका अलग है, ठीक है। बात समझ में आई? या दूसरे शब्दों में समझें कि हमारा आपका जो शरीर है, इस शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग तरीके से काम करें और उन सबों के मिश्रित समूह को हम लोग शरीर कहते हैं, हाँ या ना। इन द सेम वे दुनिया का कोई भी भाषा है तो उस भाषा में उस भाषा के अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं। इन्हीं के संग्रह को हम लोग ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं नियम और कानून के संग्रह को हम लोग ग्रामर कहते हैं, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब ग्रामर आपको दिखाई पड़ता है। अब क्या है कि हम लोग यदि कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो या दुनिया के किसी भी भाषा का हो, कोई भी सेंटेंस यदि आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें केवल एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं होता, किसी एक ही पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज़ नहीं होता, बल्कि अलग अलग नियम कायदे कानून वहाँ पे अप्लाई होते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी वहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे शरीर में पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में उसके जो अंग हैं, उसके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए फटाफट हम लोग देखना शुरू करें कि इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो आइए सबसे पहले इनको हम लोग देखते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में हम सबों ने बचपन से पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं भाई। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, फिर प्रेपोजिशन, कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे सामने आपको इंटरजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरजेक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या सर को पता नहीं है? मे भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि लगता है सर को इंटरजेक्शन याद नहीं रहा हो, छूट गया हो। भाई, यहाँ पे इंटेंशनली जानबूझकर हमने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है ये सीखिए। क्योंकि अपने एसएससी एग्ज़ाम में इंटरजेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो अपने सिलेबस में ही नहीं है, फिर उसकी चर्चा करना हम सबों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, ठीक है। चलिए, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा होगा, सर हम लोग जो डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब कहाँ चले गए सर? तो अब आइए इनको भी हम आपको बताते चले। ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं, जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं या जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं, ये होते हैं, ये सब के सब एडजेक्टिव के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ये सब के सब एडजेक्टिव के पार्ट हैं। कौन? टेंस नहीं, नरेशन, वॉइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर्स, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर्स, ठीक है, या आर्टिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो टेंस का क्या होगा सर? अब टेंस किधर गया? इसकी तरफ लेकर चलते हैं हम आपको।
देखिए टेंस किधर गया, ये सब के सब वर्ब के पार्ट हैं, अर्थात इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, वर्ब प्ले करता है। देखिए वर्ब के कितने फॉर्मेट्स हैं, कौन कौन से वर्ब के अंतर्गत आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। टेंस आपके वर्ब का पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ये भी आपके वर्ब का पार्ट है। क्वेश्चन टैग ये भी उसी का पार्ट है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप जानते हैं ये भी इसी का पार्ट है। नरेशन भी वर्ब का पार्ट है, इसके आगे वॉइस भी इसी का पार्ट है। ये जो इन्फिनिटिव जीरन और पार्टिसिपल होता है जो हमेशा आपको कंफ्यूज किए रहता है, ठीक है, ये सारे के सारे इसी के पार्ट हैं। बात समझ में आ रही है, ये सारे के सारे इसी के पार्ट हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग कि आगे इसके और हम लोगों को क्या क्या जानना चाहिए। अब चूँकि हम बात कर रहे थे कि हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आज से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो अब यहाँ पे हम सबों के सामने एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है सर, तो आप हम लोगों को पढ़ाएंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ एग्रीमेंट है, कुछ एकॉर्ड है, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, तो किस तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों के साथ गलती यहाँ पे होती है कि हम लोग सब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम में से ज़्यादातर बच्चों के साथ यही समस्या है कि हम लोगों को सब्जेक्ट पहचानना ही नहीं आता। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, हम में से ज़्यादातर लोगों को न तो नाउन पहचानने आता है, न तो एडजेक्टिव पहचानने आता है, न तो एडवर्ब पहचानने आता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग एडवर्ब का क्लास अभी हमने आपका नहीं लिया है, वो एडवर्ब को पहचानना आगे के वीडियोज़ में हम आपको बताएँगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सब्जेक्ट को इन अ ब्रीफ एकदम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ केवल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने पे ही 1-2 क्लास चला जाता है, तो थोड़ा सा समराइज वे में उतना ही हम लोग समझने का प्रयास करें जितने से आपके एसएससी एग्ज़ाम में काम चल जाता है, ठीक है। तो आइए इसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हम सबों के मन में एक डाउट ये क्रिएट होना चाहिए और ये वाजिब है, लाजमी है कि आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं भाई, तो सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग हम लोग समझते हैं विषय, ठीक है। अब सब्जेक्ट का जो बचपन से हम सबों ने डेफिनेशन पढ़ा, सबसे पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, वहीं से आपको समझाना शुरू करते हैं। तो बचपन से जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने पढ़ा था, डूअर इज सब्जेक्ट। क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे इसी को डूअर इज सब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, डूअर इज सब्जेक्ट। अब इसके आगे लेकर चलते हैं हम आपको, डूअर इज सब्जेक्ट का सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते चले हम लोग। डूअर इज सब्जेक्ट, जैसे हम लोगों को एक एग्जाम्पल चाहिए। अब ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में ये प्ले क्या था, तो ये प्ले था हमारा वो। अब ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट। क्यों है सब्जेक्ट, क्योंकि ये खेलने का काम कर रहा है, तो काम ये हो रहा है, इस काम को करने वाला कौन है, ये है। अर्थात ये क्या है, ये ही क्या है, तो ये हमारा डूअर। ये क्या था, ये था हमारा डूअर। बात समझ में आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग इसको सीखने का प्रयास करें। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्या होता है कि आपके सेंटेंस में डूअर एब्सेंट होता है, डूअर एब्सेंट होता है, डूअर काम का करने वाला वहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इन दैट केस हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या सर इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल है। सब्जेक्ट नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। अब इसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए, तो आखिर कौन सा सब्जेक्ट है भाई? देखिए, यदि आपको किसी भी गिवन सेंटेंस में काम का करने वाला दिखाई न पड़े, डूअर आपको दिखाई न पड़े, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत है वहाँ पे कि उस वाक्य में चर्चा किसकी हो रही है। अ पर्सन और थिंग, अ पर्सन और थिंग विच इज़ डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस इज़ नोन एज सब्जेक्ट। हिंदी में आपको समझाएं, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसकी वाक्य में चर्चा की गई हो, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसकी वाक्य में चर्चा की गई हो, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपने गाना सुना, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ज़रा आप चेक कीजिए, दिल तो पागल है, इस सेंटेंस में क्या कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। सेंटेंस में कोई काम हुआ क्या? नहीं हुआ। काम का करने वाला है? डूअर है वहाँ पे? नहीं है।
तो क्या उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल है। अब हम देखेंगे कि चूंकि उस सेंटेंस में काम का करने वाला एब्सेंट है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम ढूंढेंगे वाक्य में चर्चा किसकी हो रही है। क्या पागल है, क्या दीवाना है भाई? तो दोनों दिल है। ठीक है, तो जो पागल है, जो दीवाना है, उसकी चर्चा हुई, जिसकी चर्चा हुई वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे द मैनेजर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। द मैनेजर who is a strict person is absent today। इस सेंटेंस में जरा आप ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में हम सबों को क्या देखने को मिल रहा है? तो इस सेंटेंस में हम सबों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे काम का करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे काम का करने वाला कोई नहीं है। अब काम का करने वाला अगर कोई नहीं है तो हमें ढूंढना किसको होगा? हमें उसको ढूंढना होगा जिसकी चर्चा हो रही है। हमें उसको ढूंढना होगा जिसकी चर्चा हो रही है। तो इस सेंटेंस में आइए हम लोग सीखें कि चर्चा किसकी हो रही है। अब जरा देखिए, कौन एब्सेंट है भाई? कौन एब्सेंट है? यहाँ पे एब्सेंट होने का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि एब्सेंट कौन है। चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है मैनेजर की। तो ये मैनेजर चर्चा का विषय है, इसलिए ये मैनेजर हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल क्रिएट करते हैं, परेशानी आपके लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये कौन होता है, इसको आइए यहीं पे हम लोग समझते हैं और यहीं पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे द मैनेजर, यहाँ देखिए हु इज़ अ स्ट्रिक्ट पर्सन, जो एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, जो एक सख्त पर्सन है, कड़ा व्यक्ति है, ठीक है, कठोर व्यक्ति है, इज़ एब्सेंट टुडे। अब जरा देखिए, इसमें सीधा अगर कहा जाता है द मैनेजर इज़ एब्सेंट टुडे, ठीक है, तो ये आसान होता है। ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, ठीक है। इधर ये सारे हो गए प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई? ये सारे हो गए इधर ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हु इज़ अ स्ट्रिक्ट पर्सन, हु इज़ अ स्ट्रिक्ट पर्सन, ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब करना का मतलब क्या होता है भाई? वर्णन करना। वर्णन करना का मतलब क्या होता है? जो किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। क्या कर रहा होता है? जो किसी के बारे में कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अब ये देखिए, जो एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, कौन? मैनेजर। तो किसके बारे में? मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो मैनेजर है, इसका ये हो गया डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। अब ये क्या करता है? कल्पना कीजिए कि ये जो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, ये ब्लू बॉक्स वाला नहीं होता, सीधा लिखा होता द मैनेजर इज एब्सेंट टुडे। और तब यदि हम आपसे पूछते हैं कि बच्चों बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो आप फट से आप सभी बच्चे कहते कि सर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मैनेजर। कौन है? द मैनेजर। डाउट क्लियर है? लेकिन अब ये क्या करता है कि इस तरीके से ये छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, ये 2-3 लाइन का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। कई बार ये 2-3 शब्दों में भी नहीं पड़ जाता है, कई बार ये 2-3 लाइन में भी लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। तो यदि ये छोटा हो या बड़ा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये पहचानना सीखना होगा कि किस तरीके से हम लोग डिस्क्राइबिंग एलिमेंट को पहचानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्स्टेकल का, बाधा का काम करता है। सब्जेक्ट को पहचानने में आपको कंफ्यूज करने का बहुत बेहतरीन रोल ये प्ले करता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये 2 थे बहुत आसान से डेफिनेशन पर बेस्ड एग्जाम्पल, जिसको हम सबों ने पढ़ा। पहला डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा डूअर इज सब्जेक्ट, उसका ये रहा एग्जाम्पल। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसके वाक्य में चर्चा की गई हो, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ये उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए आपके पास। अब इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं क्या सर? बिल्कुल हैं। आइए उसकी तरफ चलते हैं और कुछ और हम लोग रूल्स को सीखने का प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं, जिसकी मदद से आप आसान तरीके से किसी भी गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। जैसे कहीं भी आपको वर्ब गिवन होगा,
कोई ना कोई वर्ब तो सेंटेंस में होगा ही। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सबों ने बचपन से जो पढ़ा है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी आता है। इन सब चीज़ों पे आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, कैसे सब्जेक्ट को पहचाने, इसका पूरा डिटेल, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचाने, कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट को पहचाने, ये सब क्या क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग आगे के क्लासेस में छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको बताते रहने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है कि कई बार सेंटेंस में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा, आपको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। कई बार आप कुछ सेंटेंसेस में देखेंगे सब्जेक्ट भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटेंस में वर्ब दिखाई न पड़े ये पॉसिबल ही नहीं है। सेंटेंस में वर्ब दिखाई न पड़े ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? अर्थात ये वही बात है जैसे किसी परिवार में, हमारे आपके परिवार में, किसी के परिवार में महिला की जो भूमिका होती है उसके बिना घर कंप्लीट नहीं होता, उसके बिना घर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जैसे किसी फैमिली में यदि मान लीजिए हमारे आपके फैमिली में यदि हमारी आपकी माँ बहन भाभी जो भी हैं फैमिली में, जो भी फीमेल मेंबर हैं, तो मान लीजिए कुछ दिनों के लिए घर में कोई फीमेल मेंबर नहीं हो, ठीक है, एक या दो केवल मेल मेंबर रहते हो, देखिए उस घर का हालत क्या होता है, ठीक है। न साफ़ है, न सफाई है, न कुछ और है, बस ज़िंदगी चल रही है किसी तरीके से तो चल रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ भी होता है। अब ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी यहाँ पे मेल और फीमेल का बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। हम यहाँ पे अभी आपको ये समझाना चाह रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एब्सेंट हो सकता है, वर्ब एब्सेंट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एब्सेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो सकता है, किंतु वर्ब एब्सेंट होगा ये संभव नहीं है। यदि वर्ब एब्सेंट होगा तो सेंटेंस कभी फॉर्म ही नहीं हो सकता, सेंटेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे अपने ह्यूमन बॉडी में, अपने पूरे ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की जो हड्डी होती है ये यदि नहीं हो तो इंसान के शरीर का कल्पना ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये। चलिए अब ये तो केवल समझने के लिए था, अब यहाँ से आगे हम लेकर चलते हैं आपको और इसके आगे कुछ और चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला पॉइंट हम आपको जो समझाना चाह रहे थे वो ये है कि कहीं भी आपको सेंटेंस में वर्ब दिखाई पड़ता है तो आप इस वर्ब के साथ अटैच कीजिए हु, आप इसके साथ अटैच कीजिए हु, आप इसके साथ अटैच कीजिए वॉट। हु का यूज़ करेंगे लिविंग के लिए, वॉट का यूज़ करेंगे नॉन लिविंग के लिए, या हु का जो आंसर देगा वो लिविंग होगा, लिविंग सब्जेक्ट होगा, वॉट का जो आंसर देगा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। बात समझिए, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को पहचानने के लिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम अभी नहीं बता रहे, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ करके कैसे हम लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग सब्जेक्ट को पहचानेंगे, आइए अब हम ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। सिखाने के लिए हम चलते हैं आपको लेकर इस पिछले स्लाइड में। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि सेंटेंस में आपको सिंपली वर्ब पकड़ना है और वर्ब के साथ अटैच कर देना है। क्या अटैच करना है? हु या व्हाट। कैसे अटैच करेंगे, कैसे अटैच करके फाइंड करेंगे, आइए सीखते हैं। इस ऊपर वाले क्वेश्चन के माध्यम से, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये प्ले क्या है, हमारा वर्ब है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ये प्ले क्या है, प्ले है हमारा वर्ब, ठीक है, डाउट क्लियर है। इसके साथ अटैच कीजिए हु प्लेज फुटबॉल, हु प्लेज फुटबॉल, आंसर क्या मिला? ही। अब यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता तो वो भी हमारा आंसर होता, ठीक है। अब ही का प्रयोग करते हैं हम लोग लिविंग के लिए, किसके लिए करते हैं? लिविंग के लिए। तो हु का जो आंसर मिला वो क्या मिला? ही मिला, तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। नीचे वाले में चलते हैं, यहाँ देखिए हु इज़ एब्सेंट टुडे, व्हाट इज एब्सेंट टुडे या हु इज एब्सेंट टुडे। तो हु इज एब्सेंट टुडे, देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले लगाना है हु इज एब्सेंट टुडे। अब इस हु का आंसर क्या मिला? आंसर मिला द मैनेजर। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को एकदम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब ये दो बातें हो गई। अब इसके अलावा भी क्या कोई कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। आइए अगला कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। कैसे? तो देखिए सेंटेंस का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, तो हम सबों ने जो बचपन से पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस का फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है, करेक्ट है।
अब देखिए वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है, वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आइए इधर समझाना शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ये दोनों नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ होता नहीं है। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ ये संभव नहीं है। अब वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस बात को ठीक से आप समझिए। फिर से किसी भी वर्ब के बाद यदि कोई भी नाउन आए या प्रोनाउन आए तो ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। किसका? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का किसी भी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, ये वर्ब के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। अगला कॉन्सेप्ट है कि आपको कहीं भी प्रीपोजिशन दिखाई पड़े, क्या दिखाई दे? आपको कहीं भी प्रीपोजिशन दिखाई दे, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद यदि आपको कहीं भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे तो वो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होता है। किसका? इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो करना क्या है आपको कि अब आपको जहाँ कहीं भी कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई देगा, जहाँ कहीं भी कोई भी आपको सेंटेंस दिखाई देगा, उस सेंटेंस में यदि कोई बहुत बड़ा सेंटेंस हो, जैसे आप किसी एडिटोरियल को उठाते हैं, लाइक जैसे आप द हिंदू के एडिटोरियल को उठाते हैं, ठीक है, या बड़ा बड़ा आपको ये स्टोरी पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके विद इन सेकेंड्स, मतलब आपको 1 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, मैक्सिमम 3 से 4 सेकेंड्स लगेंगे, और 3 से 4 सेकेंड्स में आप उस सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट को तुरंत पहचान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम लोग एग्री कराएंगे। और यहाँ पे हम लोगों का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है यहीं पे हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? अर्थात अभी हम लोगों ने टॉपिक को ख़त्म नहीं किया है, अभी तो हम टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को या उसके ट्यूनिंग को चेक करना कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ पे है अथवा नहीं है, ये आप आसानी से विद इन सेकेंड्स चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना होगा कि वर्ब के बाद जो भी यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, या यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद इधर जो भी नाउन होगा ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल, और वर्ब तो होगा नहीं, प्रीपोजिशन ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। अब जो बचेगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आप बड़े बड़े सेंटेंसेस में करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसके आगे आइए, अब यहाँ के आगे हम आपको लेकर चलते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम समझाना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता कैसा है? जैसे देखिए, हमारे आपके समाज में हम सब क्या हैं? मनुष्य हैं, और मनुष्य क्या? एक सोशल एनिमल है, सामाजिक पशु हैं हम लोग, जानवर हैं हम लोग, ठीक है, समाज में रहने वाले हैं। अब जिस किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं, आपका जाति, धर्म, मजहब कुछ भी हो, आप दुनिया के किसी कोने पे रहिए, इंसान अगर हैं तो वहाँ पे सोसाइटी में 2 ही लोग पाए जाते हैं, एक मेल एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। अब दोनों के बीच में देखिएगा मैरिज होता है, ठीक है। अब जब शादी होती है तो दुनिया का जाति धर्म हमारा आपका कुछ भी हो, कॉर्नर जो भी हो, मैरिज में क्या होता है कि दोनों पक्षों को, मतलब लड़का को और लड़की को, दोनों को कुछ राइट्स मिलते हैं, ठीक है। किसी को थोड़ा सा ज़्यादा या किसी को थोड़ा सा कम, यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट जो आपके पंडित जी होते हैं या जो आपके फादर टाइप के लोग होते हैं जो शादियाँ आपकी करवाते हैं, या जो मुल्ला मौलवी टाइप के लोग होते हैं जो आपके बीच में शादियाँ करवाते हैं, एक मेल और एक फीमेल के बीच में, वो दोनों से एग्रीमेंट करवाते हैं। दोनों से पूछा जाता है, भाई तुम एग्री हो? तो हाँ। भाई तुम एग्री हो इस लड़के से शादी करने के लिए? तो लड़की भी कहेगी हाँ, लड़का भी कहेगा हाँ, तभी होगी शादी। तो ठीक है, अब यदि तुम दोनों एग्री हो तो
तुम दोनों के लिए ये कंडीशंस हैं, आफ्टर मैरिज तुमको भी ऐसे रूल्स फॉलो करने होंगे और तुम्हें भी ऐसे रूल्स फॉलो करने होंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हुआ। तो जैसे वहाँ पे पंडित जी टाइप के जो लोग होते हैं, मुल्ला मौलवी फादर टाइप के जो लोग होते हैं, या उनके इक्विवेलेंट जो हैं, वो दोनों से एग्रीमेंट करवा देते हैं, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ भी एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये एग्रीमेंट है वन साइडेड। कैसा है? ये एग्रीमेंट वन साइडेड हुआ और इसमें सारे राइट्स यानी कि 100% राइट्स दे दिए गए। किसको? सब्जेक्ट को। इसको बना दिया गया कमज़ोर। क्या बना दिया गया? कमज़ोर बना दिया गया। और ये वन साइडेड एग्रीमेंट इस तरीके से हुआ कि इसमें ये एग्री करवा दिया गया कि ये जो वर्ब है ये हमेशा फॉलो करेगा किसको? सब्जेक्ट को। वर्ब किसको फॉलो करेगा? हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट को करेगा। देखिए, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके मन में कभी कभी इस तरीके की भावना आएगी। क्या आएगी भावना? वहाँ पे वर्ब आपको ठीक दिखाई देगा, आगे की सभी चीज़ें आपको ठीक दिखाई देगी। तो आप में से कुछ बच्चे अक्सर ऐसी गलती करते हुए पाए जाते हैं। उनके माइंड में आता है सर वर्ब तो ठीक ही है, एक काम करते हैं ना सर, इसी सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। भाई हम आपको पहले से अवेयर करते चले कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहाँ कहीं भी हम लोगों को पढ़ना है, इसके क्वेश्चन हम लोगों को जहाँ कहीं भी बनाने हैं, ठीक है, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, न कि कभी भी सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये एग्रीमेंट कैसा है? वन साइडेड है। कैसा है ये? वन साइडेड है। अगर इधर से इधर होता तब तो हम लोग सब्जेक्ट को भी चेंज कर लेते, बट ये वन साइडेड है, इसमें हमेशा वर्ब को ही बदलना पड़ेगा। ये वही बात है जैसे आप पुराने ज़माने के हिंदी मूवी के सीन को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हीरो या विलन जो होता था, मतलब कि मेल पार्ट जो होता था उसके अकॉर्डिंग फीमेल को डांस करना पड़ता था। मतलब हीरो बैठा रहता था और हीरोइन डांस करती थी। आजकल ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आजकल दोनों साथ में डांस करते हैं, या अब तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हीरोइन बैठी, हीरो डांस कर रहा है हीरोइन को खुश करने के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है। तो भले ही मूवी में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर में अभी भी ऐसा ही है। बात समझ में आ गई? अब ये एग्रीमेंट वन साइडेड है। अब आपको कुछ और कन्फ्यूजन्स होते हैं। क्या क्या कन्फ्यूजन्स होते हैं? इसके लिए आइए प्रोनाउन का एक टेबल हम आपको सबसे पहले लिख के समझाते हैं। देखिए, आपको एक टेबल फॉलो करना होगा। ये आई, ये वी, इस टेबल को हम लोग अगले पेज में लिखते हैं। यहाँ पे ये एडजस्ट हो नहीं पाएगा। ये देखिए आई, फिर इसके नीचे हम लोग लिखते हैं वी, फिर लिखते हैं यू, फिर लिखते हैं ही, फिर यहाँ लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं इट, यहाँ लिखते हैं दे, ठीक है। अब देखिए, इनके साथ वर्ब हम लोगों को, एप्रोप्रिएट वर्ब हम लोगों को सीखना है। किसके साथ किस तरीके का वर्ब हम लोगों को यूज़ करना है, ये बात हम लोगों को सीखनी है। सबसे पहले बात करते हैं डू डज डिड की। तो आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। वी के साथ डू, यू के साथ डू, ही के साथ डज। बच्चों, ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ इनके साथ दिक्कत जाएगी, और यही ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप फंसते हैं, आप गलतियाँ करते हैं। भले अभी हम जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको लगेगा, आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब तो हम लोग बचपन से जानते हैं। लेकिन आप बचपन से जानते हैं, ये हकीकत है। आप यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद आपसे गलतियाँ यहीं पर होती है। अब ये स्लिप ऑफ पेन हो, स्लिप ऑफ माइंड हो, स्लिप ऑफ आई हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपसे यहाँ पे गलतियाँ होती है। इसलिए हमारा ये मोरल रिस्पॉन्स है कि जहाँ कहीं भी आप गलतियाँ करते हैं, उन सभी सेक्शंस को, उन सभी पॉइंट्स को हम आपको बताते चले, हम आपको अवेयर इन सभी चीज़ों के प्रति करते चले। सी के साथ क्या होता है? तो सी के साथ भी डज लगता है, ईट के साथ, इसके साथ भी डज लगता है, दे के साथ डू लगता है, ठीक है। अब ये डू डज की कहानी हो गई। अब आइए इज एम आर में आते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, और दे के साथ आर। ये हो गई इज एम आर की बात। अब आइए इसके आगे की कुछ और चीज़ों को सीखें, हैज़ हैव को सीखें। आई के साथ हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू के साथ भी हैव। नेक्स्ट ही के साथ हैज़, नेक्स्ट सी के साथ हैज़, नेक्स्ट इट के साथ हैज़, और दे के साथ हैव। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं।
क्या कुछ और भी कॉन्सेप्ट है इनके अलावा? बिल्कुल है भाई। अब और क्या कॉन्सेप्ट है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का कॉन्सेप्ट सबसे अहम है, क्योंकि यहीं पे आप सबसे ज़्यादा एरर करते हैं। अब आइए उनको भी हम समझते हैं। उसके पहले वॉज वर्ब को समझ लें। आई के साथ लगाते हैं हम लोग वॉज, आई के साथ वॉज, इसके साथ वर, इसके साथ भी वर, इसके साथ वॉज, इसके साथ भी वॉज, इसके साथ भी वॉज और इसके साथ वर, इसके साथ फिर से वर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये वॉज वर की कहानी हो गई। अब आइए सिंपली चलते हैं हम लोग V1 और V5 की तरफ। यहाँ पे V1, यहाँ पे V1, यहाँ पे V1 अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को इनको पढ़ने की ज़रूरत है, इस टेबल को आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसका ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम लोगों से गलतियां यहाँ पे होती रहेगी। अदरवाइज़ हम लोगों से गलतियां क्या होगा? होता ही रहेगा। और गलती होगा तो अपना क्या होगा? अपना तो रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों के पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि हम लोगों का सिलेक्शन हो सके, हम अपना सिलेक्शन करवा सके। ठीक है, ये बातें क्लियर है? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए इनके आगे हम आपको लेकर चलते हैं, अगला रूल की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए हमारा पहला रूल क्या है? तो हमारा पहला रूल है जिससे आज के सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सीखेंगे। पहला रूल क्या है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? आइए इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को पहचानना आपको हमने सिखा दिया, और आप सब्जेक्ट को पहचानना जब सीख गए तो सब्जेक्ट हमने बताया दो ही चीज़ होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा, अर्थात सब्जेक्ट का मतलब क्या? नाउन या प्रोनाउन। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन है ये जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा, अर्थात ये रहेगा सिंगुलर। कैसा रहेगा? ये यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा? वर्ब भी लेगा सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। और ये यदि प्लूरल होगा, कैसा होगा? ये यदि प्लूरल होगा तो हमारा जो वर्ब होगा ये वर्ब भी रहेगा हमारा प्लूरल। कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। जैसे आज ही के क्लास में जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि डूअर इज सब्जेक्ट, उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था? ही प्लेज। अब ही कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ही कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसीलिए वहाँ पे हमने आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाकर बनाकर दिखाया था। क्यों ऐसा किया था भाई? आइए इसको भी हम आपको समझाते चले। देखिए आम तौर पे हम सब लोग क्या समझते हैं? वर्ब को क्या समझते हैं? वर्ब को हम लोग समझते हैं कि एक्शन इंडिकेटिंग वर्ड है। ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी काम का करना या होना जाना जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब, क्रिया कहते हैं। ये सब रटे रटाए डेफिनेशन है। तो रटने वाले सभी डेफिनेशन से हम लोग बाहर निकलते हैं। हम सीधा आपको लेकर चलते हैं टू द पॉइंट। अब टू द पॉइंट चीज़ों को ठीक से समझिएगा भाई। देखिए होता क्या है कि कोई भी हिंदी का मूल शब्द, कोई भी हिंदी का ऐसा बेसिक शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो, क्या लगा हो? ना लगा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे क्रिया, उसी को हम लोग कहेंगे वर्ब। क्या कहेंगे? तो इसी को हम लोग कहेंगे वर्ब। क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे वर्ब। इस बात को आप ठीक से समझिए। क्या कहेंगे इसको? तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ब। ठीक है, कब? अब कैसे? आइए इसका एग्जाम्पल है, जैसे सोना, खाना, जीना, मरना, मारना। ठीक है, नहाना, धोना, पढ़ना, पढ़ाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सबके लास्ट में क्या लगा है? ना लगा है। तो ये सारे क्या हो गए? वर्ब हो गए। अब वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं आपके साथ डू का। ये डू हो गया, फिर इसका क्या होता है? डिड होता है, फिर क्या होता है? डन होता है, फिर ये डूइंग, और फिर ये क्या होता है? ये होता है डस। अब ये हैं दरअसल वर्ब के 5 फॉर्म। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखिए ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये आपके सामने, ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इस फिफ्थ फॉर्म को पहचानना बहुत आसान है, इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे भाई? तो वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसके लास्ट में आप देखेंगे आपको एस या ई एस लगा हुआ दिखाई पड़ता है। क्या लगा हुआ दिखाई पड़ता है? एस या ई एस लगा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को याद रखना बेहद आसान है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। इसके लास्ट में हमेशा आपको ING लगा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब दरअसल बचपन से हम लोगों ने जो रट्टा मारा है, रट्टा मार के जो पढ़ा है वो यही 3 थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमेशा और हमेशा होता है प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल होता है। और इसका यूज़ भी हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? इसका यूज़ भी हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है ये हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर। कैसा होता है? ये हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर। और इसका यूज़ भी हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसका यूज़ हम लोग करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब कहने का मतलब था कि ये यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होने का मतलब वर्ब में एस ई एस लगा रहेगा। और ये यदि प्लूरल होगा मतलब इसके लास्ट में एस ई एस लगा होगा। नाउन यदि प्लूरल हो तो नाउन के लास्ट में जनरली एस ई एस लगा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये प्लूरल रहेगा तो ये प्लूरल होगा। तो वर्ब यदि प्लूरल होगा तो उसके लास्ट में आपको एस ई एस लगा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। वर्ब अपने मूल रूप में रहेगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग और आगे चल के अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यही कारण था कि पहला एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल में ही चूँकि सिंगुलर था इसलिए प्ले में एस ई एस लगा हुआ था। ठीक है, अब देखिए आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे कॉमन एरर के जो आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं उसमें दो प्रकार से गलतियाँ आपसे पूछी जाती हैं। पहला कि आप बताइए कि किस सेक्शन में गलती है। आपको एक सेंटेंस इस तरीके से गिवन होता है जैसा कि आपको येलो फॉन्ट में दिखाई दे रहा है, पीले कलर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आपको बताना होता है कि जिस सेक्शन में एरर है वो सेक्शन कौन सा है। ठीक है, दूसरा आपको ये भी बताना पड़ता है कई बार कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें ग्रामर की कोई गलती नहीं है। तो इन दो प्रकार से एरर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट या जो भी टाइप्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन हम सभी लोग उन सबों पे चर्चा करेंगे और उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। आइए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए हम आपको आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अंडरलाइन पार्ट है। ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्सटीट्यूट, अर्थात ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, इसमें कहीं अंडरलाइन तो हमें दिख नहीं रहा है। आइए सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, अ पर्सन कैसा है? सिंगुलर है, पर्सन के पहले ए लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब लेगा सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट में एस ई एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर हो गया। तो यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये तो हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर कोविड-19 वी ही हैज़, देखिए ही कैसा होता है? सिंगुलर। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा या हैव लगेगा? हैज़ लगता है तो ये वाले पार्ट में एरर आ गया। अब रिलेटेड ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए। देखिए ही के साथ कहीं हैज़ लगा, यहाँ पे मस्ट, ये कैंसिल हो गया क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड तब होता जब ये वाला पार्ट करेक्ट होता, पूरा सेंटेंस करेक्ट होता। तो हमारा आंसर होता नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड या नो एरर। ठीक है, या नो एरर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ, ये हमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एरर हमारा इस वाले सेक्शन में है। देखिए यहाँ पे ही के साथ है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसी सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ही के साथ डज, क्या दिखाई दे रहा है? ही के साथ आपको डज दिखाई दे रहा है। ही के साथ डज दिखाई दे रहा है तो ही सिंगुलर और डज भी कैसा है? सिंगुलर। डज क्यों सिंगुलर है? क्योंकि डज है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट है, ये पार्ट हमारा करेक्ट था। एरर कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेक्शन में ही के साथ हैव की जगह हैज़ लगाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे अपने कॉन्सेप्ट को जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है उसको प्रैक्टिकल करके इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आइए इस क्वेश्चन में क्या करना है? कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, मतलब उस पार्ट को हमें पहचानना है जिस पार्ट में ग्रामर की गलती है। आइए सीखें। और टाइग्रेस हैज़, और टाइग्रेस कैसा है भाई? टाइगर का फेमिनाइन होता है, स्त्रीलिंग होता है टाइग्रेस। ठीक है, अब देखिए हैज़, तो टाइगर है सिंगुलर, टाइग्रेस है सिंगुलर, यहाँ पे ए लगा हुआ है, ये सिंगुलर, इसलिए ये वर्ब भी कैसा है? सिंगुलर। तो ये पार्ट तो करेक्ट हो गया। गिवन बर्थ टू अ कब इन रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक है,
टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे एक ही है और वर्ब यहाँ पे एक ही है, जिसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है और फोर्थ फॉर्म होता है, उसको सिंगुलर और प्लूरल से कोई मोहब्बत नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन में, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स। अब देखिए एवरी सैटरडे से हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब कौन है? ये। अच्छा चलिए अब जरा इसका सब्जेक्ट हम ढूंढना शुरू कर दें। हु गेट्स देयर वीकली वेजेस। आंसर क्या मिला? हु गेट्स देयर वीकली वेजेस। आंसर क्या मिला? आंसर मिला वर्कर्स। आंसर क्या मिला? वर्कर्स। अब देखिए वर्कर के लास्ट में एस लगा हुआ है, अर्थात नाउन के लास्ट में एस लगा है, तो ये कैसा है? प्लूरल है। अब नाउन के लास्ट में एस लगा रहेगा तो वर्ब के लास्ट में एस नहीं लगेगा, तो गेट्स की जगह क्या होना चाहिए था? गेट होना चाहिए था। अब आइए ऑप्शन ढूंढ ले हम लोग। ऑप्शन ढूंढे जरा, तो हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन में हमें बताना था कंटेंस द एरर, वो पार्ट बताना है जिसमें एरर है। तो वर्कर्स गेट में है, ये देखिए वर्कर्स गेट्स में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी, जिस पार्ट में एरर है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ गुड ब्रेकफास्ट गिव एवरी एनर्जी। द गुड ब्रेकफास्ट, देखिए ये ब्रेकफास्ट कैसा है? सिंगुलर। ठीक है, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे गिव होगा क्या? यहाँ पे होगा गिव्स। तो अब इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को लगता है बनाना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव। मतलब सेलेक्ट आपको करना है वो ऑप्शन जिसका यूज़ करने से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गिव की जगह क्या होना चाहिए था? गिव्स। तो देखिए यहाँ पे गिव्स है, यहाँ पे गिव्स है, यहाँ पे गिव है, गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी इनकरेक्ट है। अब आ जाइए इन दोनों में चेक करें कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑल द एनर्जी और मेनी एनर्जी। सबसे पहले ये जो एनर्जी होता है ये होता है अनकाउंटेबल। क्या होता है? अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या आपको एनर्जी कहीं किसी रूप में दिखाई पड़ा? ठीक है, एनर्जी नाम के किसी लड़का लड़की से आपका मुलाकात हुआ? किसी व्यक्ति से, वस्तु से आपका मुलाकात हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ये है एब्स्ट्रैक्ट। और मेनी का प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल के लिए। किसके लिए? काउंटेबल। तो मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल के लिए। एनर्जी होता है अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, बात समझ में आई। तो मेनी का प्रयोग एनर्जी के साथ नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हमारा करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। क्या बना? करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके बाद आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टे कर देंगे, रोक देंगे। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग अपने अगले क्लास में सीखेंगे। अगला आई हैव विदड्रॉ। अब देखिए ये जो हैज़ हैव होता है, ये जो हैज़ हैव होता है, इस हैज़ हैव के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? तो इस हैज़ हैव के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो विदड्रॉ में आप इस विद को भूल जाइए, आप सिर्फ ड्रॉ को पकड़िए। तो ड्रॉ होता है फर्स्ट फॉर्म, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रिवन। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रिवन। हैज़ हैव के साथ हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? विदड्रॉन। ठीक है, ठीक है। अब विदड्रॉन वाला ऑप्शन ढूंढिए। ये देखिए विदड्रॉइंग है, विदड्रीव है, विदड्रॉन ये हो सकता है। अगला नो इम्प्रूवमेंट, ये गलत है। करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या बना? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। तो आज के अपने इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज के अपने इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अगले वीडियो से। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।